बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और हमारा टॉपिक है आज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आज हम डिस्कस करेंगे और बेटा आप लोगों ने पिछला काम भी बहुत केयरफुली कर लेना है और नेक्स्ट हम करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये डिफ्यूजन से बिल्कुल उल्ट है, ठीक है। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करना होता है। कहां से? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट जो होती है इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखिए जरा, अब ये देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, ठीक है। मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था कि उसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत होती है। इसमें एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐसे ट्रांसपोर्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विद द यूज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है? एक एनर्जी रिच कंपाउंड है एटीपी जो है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए सेल को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन ये हो गई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ molecules from an area of lower concentration to the area of high concentration. The movement against the concentration gradients required energy in the form of ATP, ठीक है। इसमें क्या किसकी जरूरत होती है? ATP की। अब इसकी एग्जांपल, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम एक्सप्लेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, in this process carrier protein of cell membrane use energy to move the molecules against the concentration gradients. For example, the membrane of nerve cells have carrier protein in the form of sodium potassium pump in arresting non-conducting nerve impulse. अच्छा, nerve cells क्या करते हैं? nerve cells को conduct करते हैं, ठीक है। nerve impulse को conduct करते हैं nerve cells। तो जब वो nerve cells जो हैं वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट नहीं करते तो तब क्या होता है? सेल रेस्टिंग फेज में होता है, ठीक है। रेस्टिंग फेज कौन सी होती है? जब नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होती। रेस्टिंग फेज की बात कर रहे हैं। रेस्टिंग फेज इसमें क्या होता है कि नर्व सेल जो है वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होती। नर्व इंपल्स नॉट कंडक्ट, ठीक है। रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग पोजीशन कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब ये हम सेल मेम्ब्रेन की बात करने लगे हैं। सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो मूव, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी। इसके अंदर देखें एक कैरियर प्रोटीन होती है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे सिंबल कर लेते हैं, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड। किसकी है ये? सेल मेम्ब्रेन की, इनसाइड और आउटसाइड। अब सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सोडियम आयन की, ठीक है। जबकि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है बाहर कम है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम की
ज्यादा है। अब देखिए हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन की हुई है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अब ये देखें बाहर पोटेशियम की जो है वो कंसंट्रेशन कम है और अंदर बाहर जो है वो पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है और अंदर की तरफ जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। अब इसमें होता क्या, सोडियम पोटेशियम पंप को यूज करते हुए एक प्रोटीन है हमारे पास जिसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। अब ये क्या करती है, ये एनर्जी को यूज करते हुए क्या करती है, पोटेशियम आयन को बाहर की तरफ मूव कर पाती है, पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ मूव कर पाती है और सोडियम आयन को बाहर की तरफ मूव कर पाती है। ये जो है कैरियर प्रोटीन, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। दोबारा फिर देख लें, रेस्टिंग कंडीशन होती है या रेस्टिंग स्टेज होती है जिसपे नर्व इंपल्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो रही होती, तो सोडियम पोटेशियम पंप को हम डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब क्या होगा कि लोअर कंसंट्रेशन से यहाँ से सोडियम जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे, तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज्यादा हो जाएगी और ये पोटेशियम की कंसंट्रेशन बाहर कम थी अंदर ज्यादा है। तो क्या होगा, ये प्रोटीन क्या करेगी, पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ मूव कर पाएगी, तो अंदर की तरफ जो है वो पोटेशियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को लेते हुए हमने सोडियम पोटेशियम पंप को डिस्कस किया। दोबारा फिर सुन ले, बाहर की तरफ जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो पोटेशियम जो है वो कैरियर प्रोटीन के जरिए एटीपी को यूज करते हुए अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, जबकि सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर कम थी बाहर ज्यादा, तो सोडियम बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। तो आप देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा हो गया टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आई होगी, एक दफा गौर से आप लोगों ने करना है, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आपको। नेक्स्ट देखें एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है सेलुलर इंजेक्शन होती है। ठीक है, सेलुलर इंजेक्शन बल्कि मटेरियल जो है वो सेल के अंदर की तरफ मूव करता है। एंडोसाइटोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो ये देखें ये सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, बाहर से मटेरियल जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये मटेरियल है, जब ये आएगा तो ये क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट करेगी। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ आ जाएगा, फिर ये थोड़ा और इन्विजिनेट करेगी, एट द एंड क्या होगा, ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन दोबारा फिर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, यानी कोई मटेरियल जो सेल के अंदर एंटर होता है जब, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की आगे 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस और दूसरी है पिनोसाइटोसिस। अब ये देखें फैगोसाइटोसिस की आगे जो 2 टाइप्स हैं एंडोसाइटोसिस की, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इन दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। फैगोसाइटोसिस को बोलेंगे सेलुलर ईटिंग और पिनोसाइटोसिस को बोलेंगे सेलुलर ड्रिंकिंग। मतलब क्या हुआ कि फैगोसाइटोसिस में सेलुलर ईटिंग क्यों हो रही है, ईटिंग जो है वो होती है सॉलिड मटेरियल की। अब जो मटेरियल सेल के अंदर मूव करेगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा फैगोसाइटोसिस में, लेकिन पिनोसाइटोसिस में ये क्या होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आपने ये तीनों डेफिनेशन करनी है। सबसे पहले देखें एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, मटेरियल जो है वो सेल के अंदर मूव करता है और ये क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट करती है और ये अंदर की तरफ मटेरियल मूव कर जाता है, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस में को बोलते हैं सेलुलर ईटिंग, यानी क्या होता है सेल जो है वो ईटिंग करता है, कोई मटेरियल सॉलिड मटेरियल जो है उसको अंदर की तरफ इनगल्फ करता है। और पिनोसाइटोसिस की अगर बात करें तो सेलुलर ड्रिंकिंग कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कोई लिक्विड फॉर्म में कोई मटेरियल जो है वो अंदर की तरफ मूव करता है। तो ये पूरा फिनोमेना जो है इसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मींस आउटसाइड, साइटोसिस मींस सेल्स के, यानी मटेरियल का सेल से बाहर की तरफ मूव करना, इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर कुछ मटेरियल था, कोई वेस्ट मटेरियल हम कहते हैं, ये कोई वेस्ट मटेरियल था इसके अंदर, ठीक है। इस मटेरियल का बाहर की तरफ मूव करना जो है इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ये मटेरियल जब यहाँ पे आएगा ऐसे, तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाहर की तरफ जो है ऐसे मूव कर जाएगी, ठीक है। फिर जब ये मटेरियल और बाहर की तरफ जो है फोर्स एक्सर्ट करेगा और इधर निकलना शुरू होगा, तो यहाँ से रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी सेल मेम्ब्रेन, और ये मटेरियल जो है वो सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ से जब मटेरियल बाहर की तरफ मूव कर जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे दोबारा बन जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस, इसकी डेफिनेशन देख लें। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेक्शन ऑफ बल्की मटेरियल बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, बल्की मटेरियल यानी ज्यादा मटेरियल जो है वो सेल के अंदर की तरफ मूव करता है सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के थ्रू। द टू टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो आपको बता दिया है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के दरमियान क्या फर्क है, वो आपने कर लेना है। उसके बाद है पेज नंबर 74 पे एक्सोसाइटोसिस। इन द प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, ठीक है। वो वाला प्रोसेस जिसके जरिए बल्की मटेरियल जो है वो एक्सपोर्टेड होता है, यानी सेल से बाहर की तरफ मूव कर जाता है, आउटसाइड ऑफ सेल मूव करता है, जिसमें उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक्स एनिमल एंड प्लांट सेल्स। एनिमल एंड प्लांट सेल्स में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एनिमल सेल्स को। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज है, सॉरी, एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। अब ये देखें, इधर हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं एनिमल टिश्यूज को। एनिमल टिश्यूज में देखें, आपको मैंने बताया था सिमिलर सेल्स जो होते हैं, एक जैसे सेल जो हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब वो यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यूज। अब अगर हम ये प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी ऐसे होता है, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है। सिमिलर टिश्यूज जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यूज। तो एनिमल टिश्यूज की हम स्टडी कर लेते हैं। एनिमल टिश्यूज जो हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं एपिथेलियल टिश्यूज को। एनिमल टिश्यूज में सबसे पहली टाइप जो है वो है एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इसकी फर्दर जो है वो 5 टाइप्स हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज की फर्दर आगे से कितनी टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है सेकंड टाइप है क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट वन है कोलमनार
वन है सिलिएटेड और लास्ट वन है स्ट्रेटिफाइड। एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले हम एनिमल सेल्स की बात कर, एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे थे। एनिमल टिश्यूज की हमने 4 टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन जो फर्स्ट है वो एपिथेलियल टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम बात करें तो ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो सेल्स की सिंगल लेयर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये कवरिंग बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन जो होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग बनाते हैं, लेयर बनाते हैं, उनको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज की फर्दर 5 टाइप्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, ये इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो है एपिथेलियल टिश्यूज की डेफिनेशन कर लें। एपिथेलियल टिश्यूज कवर द आउटसाइड ऑफ बॉडी एंड लाइन ऑर्गन एंड कैविटीज। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये क्या करते हैं, बॉडी की आउटसाइड जो है बाहर की तरफ को क्या करते हैं, कवर करते हैं, एंड लाइंस ऑर्गन एंड कैविटी, कैविटीज को और ऑर्गन को क्या करते हैं, लाइन करते हैं, उनके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। अब ये देखें इसकी 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस एपिथेलियम कंसिस्ट of a single layer of flat cells. It is found in lungs, heart and blood vessels. Here it allows the movement of material across it. Squamous epithelial tissues जो हैं ये क्या करते हैं, एक सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं। स्क्वेमस की पहले बात कर लें तो ये इस तरह के होते हैं टिश्यूज जो क्या करते हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स की एक सिंगल लेयर है जिसके ऊपर ये मुश्तमिल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये लाइनिंग करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, जैसे कि देखिए फ्लैट होते हैं बिल्कुल इस तरह से। तो ये लाइंस किस किस को करते हैं, हार्ट को करते हैं, किडनीज वगैरह को, उनके अंदर क्या बना देते हैं, ये लेयर्स बना देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। उसके बाद है क्यूबाइडल एपिथेलियम, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स। ये जो है क्यूबाइडल, ये क्यूब की शेप के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। इनका काम क्या होता है, इट इज फाउंड इन द किडनी ट्यूब्स, स्मॉल ग्लैंड्स etc। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनी की ट्यूब्स जो होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर पाए जाते हैं, वेयर इट मेक्स सिक्रीशन, और इनका काम क्या होता है, ये सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है कोलमनर एपिथेलियम, थर्ड टाइप जो है कोलमनर एपिथेलियम। इनमें क्या होता है, कोलमनर एपिथेलियम हैज इलोंगेट सेल, इनके सेल जो हैं वो लंबे होते हैं। इट इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये मुंह के अंदर पाए जाते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं, वेयर इट मेक्स सिक्रीशन, और ये भी क्या करते हैं, सिक्रीशन बनाते हैं। उसके बाद है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम जो होते हैं ये भी इलोंगेट होते हैं सेल, इनके ऊपर सीलिया होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई एंड प्रोपेल्स म्यूकस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ट्रेकिया के अंदर पाए जाते हैं, ब्रोंकाई के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूकस को प्रोपेल करते हैं, आगे की तरफ भेजते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज ऐसे होते हैं जो सेल्स की बहुत ज्यादा लेयर के ऊपर मुश्तमिल होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एसोफेगस की लाइनिंग के अंदर पाए जाते हैं, माउथ के अंदर पाए जाते हैं और स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स दी इनर पार्ट्स, तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये इनर पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये देखें, अगर शेप की बात कर लें तो ये जो क्यूबाइडल होते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं, क्यूब की शक्ल में ये इस तरह से अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, क्यूबाइडल शेप जो है इन्होंने बनाई होती है। उसके बाद कोलमनर की अगर हम बात करें तो कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये इलोंगेट शेप में होते हैं। ये देखें, इनकी शेप क्या होती है, इलोंगेट होती है, लंबी शेप के इस तरह से होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और सिलिएटेड कोलमनर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से होते हैं, बिल्कुल कोलमनर टिश्यूज की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होते हैं ये बालों की तरह की इस तरह की साख्तें होती हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यूज ये जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं
एसोफेगस के अंदर और ट्रैकिया के अंदर, ठीक है, जहाँ पे ये सीलिया जैसे जो है वो उबार बनाते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड जो हैं, इनकी अगर आप बात करें तो इन्होंने स्ट्रेटा बनाए होते हैं। स्ट्रेटा बोलते हैं लेयर्स को, ठीक है। ये सेल्स की लेयर्स इस तरह से बनी हुई होती हैं, इस तरह से लेयर्स बनी हुई होती हैं सेल्स की एक दूसरे के ऊपर, इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड इसीलिए ही बोला जाता है क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटा बनाए होते हैं, यानी लेयर्स बनाई हुई होती हैं सेल्स की, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज आज हमने डिस्कस किया है आपके साथ, और एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यूज को डिस्कस किया है, इसके टाइप्स को डिस्कस किया है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने बहुत अच्छे से लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करना है। आई होप आपको सही से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।